चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर मेरा है 5.21। क्या है? वेरीफाई एम्पियर्स लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल मोमेंट m वेक्टर इक्वल टू m k कैप. Take C as the closed curve running clockwise along the z-axis from z equal to a to z equal to r, और a जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है, 5.21. ठीक है, एम्पियर्स लॉ वेरीफाई करना है, डेट इज बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज ना, इसको हमें फाइंड आउट करना है. चलिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये ना, इसके 4-5 पार्ट दिए हुए हैं, उसको एक एक करके देखते हैं. तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो डाइपोल को रखा गया है वो एम के कैप करके रखा गया. डाइपोल मतलब एक बार मैग्नेट समझो ना. एम के कैप का मतलब उसको किस एक्सिस की तरफ रखा गया है, उसको जेड एक्सिस की तरफ रखा गया है ना. तो हम क्या करते थे, इसको x मानते थे, इसको y, इसको z. मैं क्या कहते हैं, एक शॉर्ट डाइपोल रखा हुआ है ना, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, सच दैट डाइपोल मोमेंट कहाँ की तरफ है, के कैप डायरेक्शन में, प्लस के कैप डायरेक्शन में. और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है ना, ये गिवन है m के कैप करते हुए. ठीक है, ये आया मेरा डाइपोल मोमेंट m वेक्टर इक्वल टू m के कैप करके गिवन है. अब मुझे क्या करना है, मुझे एक क्लोज्ड कर्व लेना है क्लॉकवाइज फ्रॉम z इक्वल टू a टू z इक्वल टू r. ठीक है, तो z इक्वल टू a से z इक्वल टू r आप एक क्लोज्ड कर्व लोगे है ना. z इक्वल टू a ये रहा है ना, ये z इक्वल टू क्या है, a है. मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल सकता हूँ, दिस इज 0 0 a, और ये है z इक्वल टू r. r जो है वो कर्व हमारा क्या बोल दिया जा सकता है, r जो है वो z से बड़ा है. ठीक है, और ये जो लूप है, ये लूप हमारा कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है. क्लॉकवाइज कैसे होता है, इस तरह से. ठीक है, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, और फिर यहाँ पे. ठीक है, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समझ आया? ठीक है, चलो इसको मैं लैंग्वेज में लिखा देता हूँ इसको ना. यहाँ तक कमेंट करके बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ आया ना भाई सभी को, कमेंट करके बताइए. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है? ऑल क्लियर? ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें ये जो है ना एम्पियर्स लॉ वेरीफाई करना है z इक्वल टू a से z इक्वल टू r तक के लेवल्स. तो कोई एक पॉइंट ले लिया जाए है ना, यहाँ पे इस पॉइंट को बोल देता हूँ P, इस पॉइंट को बोल देता हूँ Q. हमें A से R तक के लिए बस ये B डॉट डी एल की बात करनी है. तो ये जो पॉइंट लिया है हमने, कोई भी जनरल पॉइंट, उसका डिस्टेंस यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से Z डिस्टेंस पे है बस 2 पाई, और z क्यूब ऊपर आएगा, z पावर -3 dz विद डिवाइडेड बाय समझाऊं इसको वापस. जब कोई चैप्टर में 4 और 5 क्वेश्चन बाकी रहता है तो वीडियो रुकने लगता है, वही तो दिक्कत है. यस सर, अब सही है. अच्छा ऑब्जर्वेशन किया अंजलि. चलो देखो ना, सही है ना. चलो ध्यान दो, क्या बोला था, ये आपका रहा ना एक सर्कुलर लूप ना, एम्पियर लूप. इसमें b डॉट डी एल अप्लाई करना है. कहाँ से कहाँ, z इक्वल टू a से z इक्वल टू r. डाइपोल रखा गया है अलोंग m k कैप करके z एक्सिस की तरफ. b डॉट डी एल लगाना है. तो यहाँ पे सिंपल सी पॉइंट बात करूँ तो इस पॉइंट पे ना a से r मतलब जो पॉइंट है वो z एक्सिस के अलोंग है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी ये एक्सियल पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में, मतलब b और डी एल के बीच एंगल 0 हो गया, b डी एल cos 0. और इस सेंटर से z डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 2kp बाई आर क्यूब. k की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, p की जगह इसका डाइपोल मोमेंट m, और यहाँ से यहाँ तक जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उसका यहाँ सेंटर से डिस्टेंस z क्यूब इनटू ये छोटा सा एलिमेंट का लेंथ कितना है, dz करके बोल दिया. ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकालो, 2 4 को काटा 2 पाई, यहाँ पे म्यू नॉट m आया ना, z पावर 3 ऊपर आया, z पावर -3 dz. और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ बोल रखा है, a से r, मतलब यहाँ से a और अपर लिमिट r
है ना। तो a से r z का पावर -3 का इंटीग्रेशन -3 + 1 बाय -3 + 1 है ना। लिमिट a से r बना हुआ है, ये 2 बाहर आ गया, -4 पाई हो गया ये चीज़। यहाँ z पावर -2 को 1/z², लिमिट a से r, पहले अपर लिमिट लगाओ 1/r², फिर लोअर लिमिट लगाओ 1/a², माइनस अंदर भेज दो तो 1/a² - 1/r², बस इतना करना था हमें ना। हमें ये b.dl लिखना था बस, और कुछ नहीं है ना। आइए भाई अब कमेंट करके बताओ, अब आया समझ में सभी को ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कमेंट करके बताइए। ये अपना आया है फर्स्ट पार्ट, बताओ अब कोई दिक्कत है? बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कमेंट कीजिए भाई। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आराम से समझो इन क्वेश्चंस को ना। इन क्वेश्चंस के थ्रू आप ना बेसिक्स पे फोकस कर सकते हो, बी क्या होता है, डीएल क्या होता है, इन्हीं सब पे बात हो सकती है। डन, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सेकेंड पार्ट, वही b.dl से ही हमें देखना है। ठीक है, मिटाऊं इसको, देख लिया जाए सभी लोग। नेक्स्ट, चलो भाई अगला पार्ट क्या कह रहा है, आप पढ़ लो। अगले पार्ट में क्या कहा जा रहा है, b.dl लिखना है। थोड़ा सा सेटअप इसको देखना आपको अच्छे से, ठीक है। और ये काइनेमेटिक्स का जो है ना, एक्सरसाइज 3 का वीडियो बन गया है, अभी अपलोड हो जाएगा, देख लेना अपनों ना, जिसको देखना हो। चलो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे XZ प्लेन में कोई एक क्वार्टर सर्कल रखा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्वार्टर सर्कल रखा गया जिसका रेडियस कितना है, r, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है जो XZ प्लेन बोल रहा हूँ, मतलब ये Z हो गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, x हो गया। सही है ये चीज़। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अलोंग द क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ XZ प्लेन करके ना। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो डाइपोल रखा गया वो तो m करके लिखा हुआ है, मैंने क्या सिखाया था, x y, तो ये आएगा z, तो XZ प्लेन में कुछ इस तरह से ये डाइपोल रखा गया अपना, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, एक मिनट रुको भाई, लाइट का क्या चक्कर है। चलो, तो जो डाइपोल कुछ इस तरह से रखा गया है, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल, ठीक है। m वेक्टर कहाँ की तरफ है, इस डायरेक्शन में, कितना गिवन है, इज इक्वल टू m इंटू k कैप करते हुए, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे यहाँ पे वही b.dl निकालना है, कहाँ से कहाँ, फिर से p से q, ठीक है। ये पॉइंट p कह देता हूँ, इस पॉइंट को q कह देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ सेंटर से कोई एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, है ना। ये एलिमेंट क्या हो गया, आपका dl हो गया, ठीक है। इसका रेडियस r है, ये अपना है ना, अगर यहाँ से एंगल थीटा बोला जाए तो ये एंगल कितना हो गया, d थीटा। तो इस dl वेक्टर की अगर करंट एलिमेंट बात की जाए, है ना, हमें dl वेक्टर क्या होता है, लूप के टेंजेंशियल, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ हमारा निकल के आ जाएगा, इज इक्वल टू dl की वैल्यू तो कितनी हो गई, इज इक्वल टू r इंटू क्या बन के आया, d थीटा। सही है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो b.dl लिखा जाए, p से q, सेकेंड पार्ट की बात करने जा रहा हूँ, p से q मैं लिखने क्या जा रहा हूँ, b.dl करके, ठीक है। अब ये b.dl जो होगा, यहाँ पे क्या कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये चीज समझोगे, ये जो अपना लूप है, ये पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट में हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसके दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे यहाँ पे, है ना। ये तो हो गया यहाँ पे इसका, इसके अलोंग एक रेडियल कंपोनेंट आएगा और एक कौन सा कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल। रेडियल कंपोनेंट वाला एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। टेंजेंशियल कंपोनेंट वाला एंगल इससे कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे आपका लेट्स से 0 डिग्री। रेडियल कंपोनेंट वाला पार्ट तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा b और dl के बीच में। तो जब हम b.dl की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लेंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे ना।
अब यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए क्या लिख सकते हो ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता था, किसी एंगल थीटा पे है ना, यहाँ एम वेक्टर और ये आर वेक्टर के बीच का एंगल जो होता था, तो उस पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, यहाँ पे cos 0 डिग्री। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट का वैल्यू कितना होता था, टेंजेंशियल कंपोनेंट का वैल्यू होता था kp sin थीटा बाय आर क्यूब, रेडियल कंपोनेंट होता था 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया k that is mu naught by 4 pi p that is m sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारा r है, ये तो हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का। डीएल वेक्टर कितना बना हुआ है, डीएल वेक्टर है आर डी थीटा। लिमिट किसके चलेगी, यहाँ थीटा वेरिएबल है तो थीटा स्टार्ट होगा यहाँ पी से क्यू जाना है, तो थीटा 0 डिग्री से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 90 डिग्री जा सकते हैं। हो गया। अब आर क्यूब को काटेगा बाहर निकालते हुए, दिस इज म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय ये बन के आया 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन में पड़ा हुआ है साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 90 डिग्री। सही है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। लूप रखा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्जेड प्लेन में, तो हमने वो दिखाया हुआ है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा विद लिमिट 0 से 90 डिग्री, माइनस बाहर निकाल लो, दिस इज माइनस म्यू नॉट एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करो, लिमिट रखो, कॉस 90 डिग्री 0 एंड कॉस 0 इज 1, क्या आया -1, ये हो गया +1 विच इज म्यू नॉट एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये बी डॉट डी एल, बस इतना ही वेरीफाई करके देना था आपको। कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ पे नहीं निकालनी है आपको, बस ये वाला जो पार्ट है ये निकाल के देना था। ठीक है, देख लो सेटअप समझ आया कि नहीं आया। सेटअप समझ आ गया तो ये बी डॉट डी एल आप खुद ही कर सकते हो। कमेंट कीजिए समझ आया सभी को, कमेंट करके बताओ भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक ऑल क्लियर, सबको आया समझ? बताइए कौन कौन 4 लोग देख रहे हैं, देखा तो जाए भाई, बताओ आराम से बताओ। इस क्वेश्चन में बी डॉट डी एल का आपको पूरा दिमाग है ना में समझ आ जाएगा, कौन क्या चीज़ है, क्या रिप्रेजेंटेशन है। कमेंट करके बताइए ऑल क्लियर, ये चीज़ समझ आ गई हमें, रेडियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट करके क्या क्या है। ऑल क्लियर, आगे बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन हो गया सबसे, बढ़े आगे नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट आ जाओ, थर्ड पार्ट देखो क्या क्या गिवन है आपको, बस वो देखना है और क्या क्या निकालना है ना, कैसे डाइपोल को रखा गया है। चलो इजी है, बस थोड़ा सा सेटअप समझना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे थर्ड पार्ट पे देखा जाए है ना, तो इसका थर्ड पार्ट आते हैं ना। थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन 5.21 का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 क्या कह रहा है कि आपका जो डाइपोल रखा गया है, जिसका डाइपोल मोमेंट के कैप करके गिवन है ना, तो क्या बोला है, अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू r टू x इक्वल टू a। ठीक है, तो फिर से x y z बोलता हूँ, तो x एक्सिस और z एक्सिस लेना है। तो अगर ये z एक्सिस हो जाएगा तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, x, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, y हो गई। इसको x, इसको z तो मान नहीं सकते है ना, ये आपका रूल हमने पढ़ा था है ना वेक्टर में क्लास 11th में। तो डाइपोल मोमेंट आपका किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, m वेक्टर इक्वल टू m k कैप करके गिवन है, हो गया। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ देखना है, x इक्वल टू आर से x इक्वल टू a, ये पॉइंट हो गया P पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x इक्वल टू आर है, और कहाँ तक जाना है, Q पॉइंट तक, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x इक्वल टू a करके गिवन है मुझे, हो गया। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट वेक्टर लेता हूँ, डीएल वेक्टर किस से किस डायरेक्शन में लेना है, P से Q, तो ये तो हो गया अपना डीएल वेक्टर। ठीक है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका x, 0,0 करके बोल सकते हो ना, ये आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x, 0,0। अब ये कौन सा पॉइंट हो गया, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, सही है। यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। तो अगर यहाँ पे हम B डॉट डी एल की बात करने जाए
ना। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप क्या कह सकते हो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझोगे यहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है ना। मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, ये डिस्टेंस हो गया x, 0,0, तो यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होती है, रेडियल कंपोनेंट है ना मैग्नेटिक फील्ड का 0, और डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो B और DL के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हो, P से Q B डॉट DL बोला जाएगा। तो B और DL के बीच का एंगल तो कितना बनने आ गया अपना, 90 डिग्री आ गया। भले ही कुछ टेंजेंशियल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का होगा, कुछ लेंथ वेक्टर होगा, पर एंगल तो 90 डिग्री हो गया ना, एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये B डॉट DL वाला पार्ट है, cos 90 अपना कितना हो गया, सीधा साधा 0। दैट्स इट, योर आंसर। आ जाओ भाई, फिर इसका आखिरी पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। ठीक है, कमेंट करके बताइए ये चीज़ समझ आया। कमेंट करके बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जय पोस्टपोन नहीं होगा, बोला था ना पहले भी, वीर शर्मा आप ही को बोला था ये पोस्टपोन नहीं होगा, नहीं हो भी रहा है। ऑल क्लियर, सबको आ गया समझ में? चलो अगला पार्ट देखो, पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 2 सेम है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 2 सेम ही है, बस वहाँ रेडियस R था, यहाँ रेडियस क्या है, A है। तरीका वही है अपने पास। ठीक है, B डॉट DL ही करना है अपने को। क्या लिखा है, अलोंग द क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर एट ओरिजिन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ XZ प्लेन करके। ठीक है, तो ये क्वार्टर सर्कल में मुझे बात करनी है, जिस सर्कल का रेडियस कितना बना हुआ है, A। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस A है, और ये आपकी कौन सी एक्सिस है, Z एक्सिस। ये X एक्सिस जो डाइपोल रखा गया है वो ना कुछ इस तरह से, नॉर्थ पोल साउथ पोल, डाइपोल मोमेंट M K कैप करते हुए। अब यहाँ पे फिर से निकालना है B, है ना, डॉट DL करके मुझे बात करना है, और जैसे हमने किया था वही स्टेप फिर से लगाया जाए इस पे। ठीक है, तो B डॉट DL करो, इसको ना अप्लाई करो, देखो क्या क्या बन के आता है यहाँ से। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए ना, यहाँ पे बोला है बस, क्या लिखा है यहाँ पे, बोला गया है along the quarter circle of radius A and center at origin in the first quadrant of आपका XZ plane। ठीक है, तो फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से इसके लेट से A इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ थीटा एंगल पे, और ये एंगल कितना हो गया अपना, ये हो गया d थीटा। तो इसका है ना, हम क्या बोल सकते हैं, इसका करंट एलिमेंट जो हो जाएगा dl वेक्टर, वो कितना हो जाएगा, r इंटू डी थीटा। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, रेडियल कंपोनेंट आएगा, और हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ B डॉट DL में हम टेंजेंशियल कंपोनेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, B डॉट DL फ्रॉम P से Q बात करना चाहते हैं, ये बन के आया इज इक्वल टू, यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट लोगे, रेडियल कंपोनेंट तो DL के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो इसको छोड़ दो, तो ये बन गया BT DL cos ऑफ 0 डिग्री। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना होता है, KP sin थीटा बाय R क्यूब। तो K है म्यू नॉट बाय 4 पाई M इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय R। इस सर्कल का रेडियस है A, तो A क्यूब, और DL की जगह लिख दिया जाए R D थीटा। यहाँ से R इस सर्कल का रेडियस कितना है A, तो A D थीटा बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट M बाई 4 पाई A स्क्वायर, और फिर इंटीग्रेशन साइन थीटा D थीटा, जहाँ पे थीटा की लिमिट मेरी 0 से कहाँ तक चल रही है, 90 डिग्री तक चल रही है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी माइनस कॉस थीटा विद लिमिट 0 से 90 डिग्री। दिस इज म्यू नॉट M बाई 4 पाई A स्क्वायर। अब क्या कर लो, माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस बाहर निकाला जाए, ये आया माइनस म्यू नॉट M बाई 4 पाई A स्क्वायर। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस 90 0, कॉस 0 1। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास म्यू नॉट M बाई 4 पाई A स्क्वायर। कमेंट करके बताओ भाई, किसी को इस स्टेप तक कोई डाउट है
किसी को यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है पूछा जाए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए। आ गया सबको समझ में? यहाँ रेडियल वाला क्यों नहीं लिए? क्योंकि रेडियल वाला जो है वो आपका ना इस डीएल वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है 90, तो यहाँ cos 90 हो जाता है रेडियल वाले के साथ, बी आर डी एल cos 90 करके हो जाता, इस वजह से रेडियल वाला पार्ट नहीं लिया। सबको ये चीज़ समझ आया? देखिए हमने सब कुछ P से Q ही कर दिया है ना, P से Q नहीं करना था। सब कुछ P से Q कर दिया, P से Q नहीं करना था। ठीक है, चलो भाई देखो, है ना। तो ये जो जो वैल्यू आई है अब इसको वेरीफाई करना है ना। जो आपने अलग अलग पार्ट्स की बात की ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और उसको वेरीफाई करके दिखाना है। देखते हैं क्या निकल के आता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन का सर पूछे थे, वेरी गुड, थोड़ा जल्दी पूछा करो ना जिसको डाउट हो। हाँ, तो पिछले वाले में क्यों नहीं लिया? क्योंकि पिछले वाले में जो आपका डीएल है ना, हमने यहाँ पे क्या बोला था, आपका डाइपोल यहाँ रखा गया साउथ पोल नॉर्थ पोल, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये इक्वेटोरियल पॉइंट बना हुआ था ना एक्स एक्सिस पे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे बस कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होती है? टेंजेंशियल। रेडियल वाली कितनी हो जाती है? 0। पढ़े थे कभी? एम वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो cos 90 वाला पार्ट 0 हो जाता है। ठीक है, इसीलिए टेंजेंशियल वाला वैल्यू होता है आपके पास। हो गया यहाँ तक सभी को? अब देखो यहाँ से हमारे जो 4 पार्ट्स निकल के आए थे, मैं एक बार इन सभी पार्ट को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। हमारे पास इनिशियल जो लूप पड़ा हुआ था वो किस शेप का था? वो लूप कुछ ऐसा शेप का था, ध्यान दोगे, ये रहा। ठीक है, तो हमने जो 4 अलग अलग पार्ट निकाले थे वो यही पार्ट्स हैं आपके, है ना, ये रहे। इसी को ऐड करके दिखाना है, सब कुछ कट पिट के 0 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आपका क्या बना हुआ है, ये कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एक लूप इस तरह से रखा गया था। ठीक है, ये बना हुआ है P, ये बना हुआ है Q, ये बना हुआ है आपका S, और ये पार्ट बना हुआ है T। ठीक है, अंदर वाले का रेडियस कितना है? A ना, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है A, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है? R करके। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ था R, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ था? A। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ये जो हमने पार्ट निकाला ये कौन से वाले का है? A वाले पार्ट का है। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला है ये कहाँ से कहाँ तक का निकाला है? T से P वाले पार्ट का निकाला है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक के लिए था? P से Q था। सेकेंड वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक के लिए था? Q से S था। और थर्ड वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक के लिए था? S से T था। और फोर्थ वाला पार्ट हमारा कहाँ से कहाँ हो गया? T से P हो गया। ठीक है, तो ये जो जो वैल्यू आई है उसको मैं एक एक करके वापस से सारी लिख देता हूँ, और फिर हमें ना B.dl को वेरीफाई करके दिखाना है। ध्यान दोगे, ये जो पार्ट निकाला है ये निकाला है T से P के लिए, इतना वैल्यू निकल के आया है ना। तो T से P के लिए B.dl मेरा क्या निकल के आया है? इज इक्वल टू, दिस इज μ0 m डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास? 4πa²। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने निकाला था किसके लिए? P से Q के लिए। फर्स्ट पार्ट देखो P से Q के लिए B.dl फर्स्ट पार्ट में चेक करते हैं कितना रिजल्ट आया था ना, जब R था, है ना, यहाँ से यहाँ तक का A से R के लिए 1/a² माइनस 1/r² करके आया था। वो रिजल्ट आया था μ0 m/4π, है ना, μ0 m/4π। वो रिजल्ट आया था 1/a² माइनस 1/r²। देख सकते हो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट है 1/a² माइनस 1/r² करके। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया है ये फोर्थ पार्ट का रिजल्ट है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट का रिजल्ट। सेकेंड पार्ट का रिजल्ट हमने क्या बोला था?
सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट का रिजल्ट हो गया था 0, इससे प्रीवियस वाला। सेकेंड पार्ट का रिजल्ट था मेरा यहाँ से यहाँ तक के लिए ना, Q से S तक के लिए। तो Q से S तक के लिए आपका B.dl कितना हो गया था, है ना, वो μ0m/4πr² हो गया था, है ना। उसका रेडियस कितना था, r था, ठीक है। 4π क्या हुआ था, r²। ये हो गया सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट की बात करूं तो थर्ड पार्ट में क्या था, थर्ड पार्ट में आपका S से T था, तो S से T वाला पार्ट क्या हो गया, B.dl ये कितना हो गया था, 0, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, और आपका जो डाइपोल रखा गया था वो इस एक्सिस में रखा गया था, ठीक है। ये कुछ ऐसे रखा गया था डाइपोल, है ना। ये साउथ पोल बना हुआ है, ये नॉर्थ पोल बना हुआ है, ये आपकी Z एक्सिस थी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, एक क्लोज लूप में B.dl इक्वल टू μ0 इंटू आई इनक्लोज बात करनी है। तो क्लोज लूप का मतलब कहाँ से कहाँ हो जाएगा, लगाइए भाई इसको, क्लोज लूप करो। तो क्लोज लूप की अगर मैं बात करूँ ना, ये चीज़ लिखने जा रहा हूँ क्लोज लूप के लिए, B.dl ना। तो क्लोज लूप मतलब कहाँ से कहाँ, लिखो इसको, P Q S और फिर कहाँ तक आते हैं, T तक बात करते हैं, ठीक है। चलिए P Q S T एक क्लोज लूप के लिए ध्यान दोगे, है ना। क्लोज लूप P Q S T ये B.dl ना, यही वेरीफाई करना था, इज इक्वल टू, ये कहाँ से कहाँ होगा, P Q S T मतलब पहले तो P से Q होगा B.dl, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर Q से S होगा B.dl, फिर क्या होगा, फिर होगा S से T होगा B.dl, और लास्ट में क्या लिख सकते हैं, लास्ट में हो गया अपना T से P, है ना। ये हो गया T से P B.dl। तो अब करना क्या है, इन चारों पार्ट को ऐड करना है, इन चारों पार्ट को ऐड करो। ये तो 0 हो गया, अब ये देखो ऐड करूंगा तो μ0m/4πr² माइनस μ0m/4πr² गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट था, ये वाले पार्ट में हमने यहाँ से यहाँ निकाला था, ठीक है, जबकि इसका अपोजिट है तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस μ0m/4πr², ये प्लस μ0m/4πr², ये अपना कितना निकल के आ गया फाइनली, इक्वल टू 0। दैट्स इट भाई ना, ये आया आपका 0। बस यही प्रूव करना था। इसने कितना इंक्लोज किया है, कोई करंट इंक्लोज हुआ है क्या, यहाँ से कोई करंट बाहर या अंदर आ रहा है क्या, नहीं, यही तो वेरीफाई करना था, ठीक है। नो करंट इंक्लोज करके, ठीक है, वेरीफाई करना है। मतलब फाइनल आप रिजल्ट क्या लिख दो, फाइनल जो रिजल्ट है कुछ इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। देख लीजिए भाई, यहाँ तक सबको आया समझ में, ठीक है। यहाँ तक कमेंट करके बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। तो ये जो 4 पार्ट पूछे थे तोड़ तोड़ के, वो इसके लिए पूछे गए थे। ये जो टोटल एक लूप था जो कुछ ऐसे रखा हुआ था XY प्लेन में, ठीक है। और ये जो मैग्नेट है जो कुछ आपका MK करके रखा हुआ है ना, Z एक्सिस में, उसका बात कुछ इस तरह से हुआ। कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत किसी को, आया समझ में, बताओ भाई, थोड़ा जल्दी बताना डाउट हो तो, नहीं तो मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। किसी को डाउट है कमेंट पहले ही कर दो, मैं मिटा दूँ, उसके बाद कोई ना बोले। समझ आ गया, डन। ये है ना आपका ओवरऑल सारा पार्ट पे डिस्कशन हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्लियर, बढ़े यहाँ तक में। अगला क्वेश्चन आओ 5.22, समझ आ गया ना भाई सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5.22 क्या कह रहा है ना। तो एक क्वेश्चन ये था, कल एक और क्लास लगेगा इसके लिए ना, फिर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे EMI, ठीक है। NCERT आपको बनानी है, फिर वही NCERT एग्जाम्पलर, उतने टाइम में AC चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा ना, फिर AC का भी बना देंगे। चलिए लिखा हुआ है, ध्यान दोगे, 5.22 क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पहले काई की बात कर ली जाए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो काई के लिए क्या रिलेशन होता है, M इक्वल टू काई इंटू H, है ना। या फिर है ना हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। अब म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, तो आपका काई भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, नहीं तो दूसरे तरीके से काई बराबर M/H,
है ना, मैंने क्या बोला था, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, तो इसका है ना, अगर यूनिट की बात करूं तो दिस इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मुझसे डायमेंशन पूछा गया है स्काई का, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, क्योंकि क्या बोल सकते हो, जो डायमेंशन m का है वही डायमेंशन h का भी है, दोनों के डायमेंशन सेम है, देयरफॉर डायमेंशनलेस। अब लिखा है कंसीडर एन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम मान लो, गेस एन एक्सप्रेशन फॉर काई अप टू अ कांस्टेंट, है ना, एक काई आपको बनाना है हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ काई, इस काई के डायमेंशन के बराबर एक क्वांटिटी बनानी है ना, आउट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द एटम E, M, V, R एंड म्यू नॉट, हियर M इज द इलेक्ट्रॉनिक मास, V is the electronic velocity, R is Bohr's radius, estimate the number so obtained and compare the value है ना of chi approximately 10 power minus 5 for many solid materials। तो डायमेंशन का यूज किया जाए, chi किसके प्रोपोर्शन, E का पावर A के प्रोपोर्शन, M का पावर B के प्रोपोर्शनल, V का पावर C के प्रोपोर्शनल, R का पावर D के प्रोपोर्शनल और म्यू नॉट का पावर किसके प्रोपोर्शनल, लेट्स से F के प्रोपोर्शन, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आ गया ना, इसलिए वापस वहाँ नहीं जा रहा। अब देखिए इसको, है ना, डायमेंशन की मदद से सॉल्व करता हूँ, तो काई इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूँ, E पावर A, M पावर B, V पावर C, R पावर D और म्यू नॉट पावर क्या लिख दिया जाए, F। हो गया, काई तो डायमेंशनलेस है, इसको हटाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करते हो, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, है ना, दिस इज E पावर A, M पावर B, V पावर C, R पावर D, म्यू नॉट का पावर क्या बन गया अपने पास, F बन गया। काई डायमेंशनलेस है, डायमेंशन 1, 1 डायमेंशनलेस है, डायमेंशन 1। चार्ज, E इज चार्ज, चार्ज का डायमेंशन A इंटू T पावर A, M इज मास पावर B, V इज वेलोसिटी, LT माइनस 1 लिख दो, है ना, पावर C, R इज रेडियस मतलब L पावर D और म्यू नॉट, म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है। अब म्यू नॉट का डायमेंशन कैसे निकाला जाए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला जानते हो, क्या था, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय क्या लिखते थे, 4 पाई डी करके, 2 पाई डी करके आता था, सॉरी, ठीक है, 2 पाई डी करके आता था। तो यहाँ से इस म्यू नॉट का डायमेंशन निकाला जा सकता है। म्यू नॉट कितना आया, एफ डी डिवाइडेड बाई एल इंटू I1 I2, है ना, और ये 2 पाई यहाँ चला गया, चलो, है ना, 2 पाई कोई डायमेंशन नहीं, एल और डी का डायमेंशन सेम हुआ, एम एल टी माइनस 2, नीचे क्या पड़ा हुआ है, करंट का डायमेंशन ए स्क्वायर, तो ये क्या बन के आ गया, ये बन गया एम एल टी माइनस 2 एंड ए माइनस 2, पावर कितना है एफ, ठीक है। अब पावर उठाओ, कंपेयर करो, आंसर लाओ, तो 1 इक्वल टू क्या आया, यहाँ पे m का पावर b है, यहाँ पे m का पावर f है, तो m का पावर तो बन गया b प्लस f, ठीक है। उसी तरह से l का पावर c, l का पावर d, l का पावर f, तो l का पावर c प्लस d प्लस f। फिर आ जाओ t का पावर बात कर रहे हैं, t का पावर a माइनस c, a माइनस c, फिर t का पावर माइनस 2f हो गया। फिर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, a का पावर बात हो रही है, यहाँ पे a का पावर a है और यहाँ पे a का पावर माइनस 2f है, तो a माइनस 2f। कितने अननोन है, 1 2 3 4 5, 5 अननोन, 5 इक्वेशन, 1 2 3 4 इक्वेशन आई है। पांचवी इक्वेशन कहाँ से आएगी, सोचो, है ना, m l t a, ये 4 इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है। अब इससे सॉल्व किया जाए ना डायमेंशन की मदद से, चलो तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या निकल के आता है ना, हमारे पास 4 ही वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पे ना, 5वां वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे बोल रहे हैं। एक दो, एक चीज़ है यहाँ पे जो चार्ज है ना, यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे ये जो इफेक्ट आ रहा है
एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे इफेक्ट आ रहा है, दो चार्ज का इन्वॉल्वमेंट है ई और ई, मतलब ये जो ई का पावर है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूँ कि ये जो ए है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। उसको लैंग्वेज में लिखा देता हूँ, लिखो H couples to, H means magnetic intensity, लिख लो H couples to atomic electrons, H couples to atomic electrons through its charge E, atomic electrons through its charge E, full stop. The effect on M, छोटा m, effect on M is via current I, effect on M is via current I, which involves another factor of E, hence E square, तो वहाँ से आपने ए की वैल्यू कितनी बोल दी, 2 बोल दी। अब बाकी आपको डायमेंशन सॉल्व करना है और यही ए बी सी डी ई एफ ना, ये जो भी है ए बी सी डी एफ की बात करनी है। चलिए देखिए ना, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे टाइप के, क्योंकि एनसीईआरटी के द्वारा है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो गई। अब ए की वैल्यू जब 2 हो गई तो पहले ना जहाँ जहाँ ए इन्वॉल्व है, ए माइनस 2f की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0, तो है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो a माइनस 2f 0 मतलब 2f की वैल्यू a है ना, तो 2f a मतलब 2, तो f का डायमेंशन है ना, f की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 1, f आ गया 1। अब है ना दूसरा निकालो b प्लस f ना, f आ गया तो b प्लस f आ जाएगा, तो b प्लस f 0 होना चाहिए, f है 1, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, f1 है तो b प्लस 1 बराबर 0, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, -1। चलो b की वैल्यू भी निकल के आ गए -1। अब b आ गया, a आ गया, f आ गया, a f आ गया तो c आ जाएगा। यहाँ से क्या लिख दो, a माइनस सी माइनस 2f बराबर 0, a की वैल्यू 2 माइनस सी, f की वैल्यू 1, तो -2 बराबर 0। यहाँ से आ गया c की वैल्यू 0। चलिए c भी आ गया। अब लास्ट आते हैं d यहाँ से निकालने, तो c प्लस डी प्लस f बराबर 0। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आई, -f है ना, क्योंकि c तो 0 हो ही गया है ना। अब आ गया मेरे पास सारी वैल्यूज़, तो सारी वैल्यू आ गई ABCD, तो ये पूरा डायमेंशन क्या निकल के आया, यहाँ देख रहे हो ये रहा है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है ये सारा कुछ, तो काई इज इक्वल टू जो मेरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसका वैल्यू क्या निकल के आया, ke², फिर आपका बना हुआ है m का पावर b विच इज़ -1, फिर बना हुआ है v का पावर c विच इज़ पावर 0, फिर बना हुआ है r का पावर d विच इज़ -1, फिर बना हुआ है ना μ0 का पावर f विच इज़ 1। तो ये रिलेशन क्या बन के आया, काई का है ना। यहाँ से आप लिख सकते हो ke² μ0 डिवाइडेड बाय m इंटू r, ये रिलेशन आया भाई अपने पास। देख लो भाई यहाँ तक कमेंट करके बताइए ना, μ0 e² बाय m इंटू आर। और जब एक्सपेरिमेंट किया ना, जब इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये k की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1। तो यहाँ से फॉर्मूला कितना हो गया, फॉर्मूला हो गया μ0 e² डिवाइडेड बाय m इंटू क्या लिख दिया, r। ये आया हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। कमेंट करके बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक आ गया ना भाई समझ में सभी को, देख लो ठीक है, बस हो गया। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा वैल्यू निकल के आया है ना, ये इसको पुट करो एक एक करके। तो काई इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू रख दो 4π10⁻⁷ हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू रख दो 1.6 10⁻⁹, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 10⁻31 kg, और r रेडियस
है ना, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 0.529 याद होगा n²/z दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम में होता था। एंगस्ट्रॉम को किस में ले गया, मीटर में, है ना, 10⁻⁻10 करते हुए, ठीक है। तो ये कितना आया, ये आप कैलकुलेट करने पे ये लगभग निकल के आएगा, ये काई निकल के आएगा इज इक्वल टू 3.5 × 10⁻⁻4 आया। और जो मुझे काई डैश दिया हुआ था, है ना, जो डेटा दिया हुआ था वो कितना था, 10⁻⁻5 था। यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, काई डिवाइडेड बाय काई डैश, ये रेशियो कितना आएगा आपका 35 के पास आएगा। मतलब बोल सकते हैं जो हमारा जो काई आया है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन का, वो आपका सॉलिड मटेरियल के काई के है ना, कितने टाइम्स आ गया, 35 टाइम्स आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आया, दैट्स इट, है ना। कंपेयर करना था, कंपेयर करने का मतलब वैल्यू निकाला, ये हमने निकाला है पूरा हाइड्रोजन